हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर सुमंत गुप्ता हु इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और आज हम इनसे बात करने वाले हैं इंडिया में एक काफ़ी स्प्रेड होने वाले कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे बढ़ रहा है। क्या उसके कारण हैं, क्यों बढ़ रहा है, किस एज ग्रुप को फिलहाल सबसे ज़्यादा होता है, क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम डॉक्टर से डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद आई थिंक प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुआ है, काफ़ी स्प्रेड हुआ है। जी, अगर बात करें प्रोस्टेट कैंसर एक पुरुषों का कैंसर है, यानी मेल्स का कैंसर है। तो मेल्स में लंग के बाद, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स का कैंसर हो गया, मेल्स में सबसे कॉमन लंग कैंसर है ग्लोबली और सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का कैंसर है। सो प्रोस्टेट का कैंसर एक एज रिलेटेड डिजीज की तरह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। 50, 52, 55 की उम्र के बाद प्रोस्टेट, जिसे हिंदी में गदूद बोलते हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है और उसमें से कुछ परसेंट जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ मेल डिजीज, अ डिजीज ऑफ एजिंग पर से। बट जिस तरह के आंकड़े दिखाते हैं, नंबर्स दिखाते हैं, अब ये एजिंग डिजीज या फिर बड़ी उम्र के लोगों का डिजीज नहीं रहा है। हमने देखा है कि लोगों को लेट 30s में, अर्ली 40s में, मिड 40s में भी डिजीज होना शुरू हो गया है। जहाँ तक कैंसर की बात है, कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक कैंसर्स हैं या जिसे प्रोस्टेट कार्सिनोमा बोलते हैं, प्रोस्टेट कार्सिनोमा 50 साल के बाद ही होता है। 50 साल से कम में हो सकता है, बट वो एक रेयर सिनेरियोज है। जो यंगर एज में होते हैं वो एग्जैक्टली प्रोस्टेटिक कैंसर्स नहीं होते, वो कुछ एम्ब्रियोनल वेरिएंट्स होते हैं, रेब्डोमायोसार्कोमास होते हैं और प्रोस्टेटिक डिजीजेज होती हैं। मगर जो प्रोस्टेट कैंसर पर से बीमारी है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो एक एल्डरली की डिजीज़ है और 50 साल के बाद ही, कि ये कह सकते हैं 99% पेशेंट्स 50 साल से ऊपर के होंगे। और अगर आप हम जैसे अपने व्यूअर्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पुरुषों में करती क्या है, उसका रोल क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत छोटा सा ग्लैंड है, जैसे वॉलनट होता है उस साइज का ग्लैंड है, जो हमारी पेल्विस में होता है। उसका बेसिक काम जो होता है, जो मेल फ्लूइड होता है यानी सीमेन होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, उसका ल्यूब्रिकेंट है ये। सो प्रोस्टेट का काम हमारी पूरी लाइफ में है, जो इजैकुलेशन है, जो ग्लैंड है, उसका ल्यूब्रिकेशन, एक फ्लूइड प्रोवाइड करना प्रोस्टेट का काम है मैम। तो ये पिछले कुछ सालों के अंदर इतना कॉमन कैसे हो गया? हाँ। क्या कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो पुरुषों में आए हैं? क्या कोई डाइटरी चेंजेस हैं जो पुरुषों में आए हैं? मतलब अगर पहले ये कह सकते हैं कि 100 में से 2 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता था, तो आज की डेट में 100 में से 10 से 15 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। बिल्कुल मैम। देखिए, 2 या 3 इसके पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हमारी लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। आज हम अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 35-40 साल इंसान जीता था, आज हम लोग 72 साल 75 साल जी रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी लॉन्जिविटी बढ़ेगी, हमारी उम्र बढ़ेगी ह्यूमन रेस की, वैसे वैसे वियर एंड टियर डिजीजेस बढ़ेंगे। और वियर एंड टियर डिजीजेस क्या है? कैंसर एक वियर एंड टियर डिजीज है और दूसरा कार्डियक डिजीजेस एक वियर है कि हार्ट लगातार हो रहा है। उसी तरह डिमेंशियाज यानी ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं। दूसरा पहलू क्या है? हमारा लाइफस्टाइल सच में बहुत ख़राब हो रहा है। आजकल ना हम हमेशा बात करते हैं कि जो नॉन मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, कि दिल्ली में पोल्यूशन है इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, पानी ख़राब है इसकी वजह से, केमिकल। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हम ओबीस होते जा रहे हैं। हम एक इंसान जो है या जो ह्यूमन बीइंग है वो एक एग्रीकल्चरल एनिमल है। उसका काम था कि 8 घंटे में से 4 से 6 घंटे वो लेबर करता था, उसके हिसाब से खाता है। सो ये सारी चीज़ें, मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हेल्दी डाइट, टू मच प्रोसेस्ड फूड, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, जैसे जैसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी क्या करता है? एक लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रखता है बॉडी के ऊपर, तो इस वजह से कैंसर्स, हर तरह का कैंसर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एल्कोहल, टोबैको, इसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से भी कैंसर रेट्स डबल ट्रिपल हो रहे हैं। सो लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, पुअर लाइफस्टाइल और बेटर मेडिकल इक्विपमेंट। क्या है प्रोस्टेट का? क्या है, प्रोस्टेट के करीब करीब 50 से 60% कैंसर्स जो हैं इंसिडेंटल कैंसर्स है, कि अगर वो शरीर में पड़े भी रहते हैं तो कई बार किसी को पता नहीं चलता है। मगर जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस, जैसे जैसे मेडिकल इक्विपमेंट बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमारी अर्ली डिटेक्शन बढ़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ मिलके हमारा रेट्स ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर, इसके कोई अर्ली लक्षण होते हैं, कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं? मतलब अगर बॉडी ने पूरी तरह गिव अप करना शुरू नहीं किया तो कोई अर्ली ऑनसेट सिम्टम्स हो जिससे इंसान टाइम पे अपना ट्रीटमेंट शुरू करा पाए? कैंसर की बात करें, विदेश में
करीब करीब 90% कैंसर अर्ली स्टेज में मिलते हैं और हमारे यहाँ 90% लेटर ऑन या लास्ट स्टेजेस में मिलते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ शायद एक हेल्थ केयर में जाने में एक फियर है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तब तक। जैसे आपने पूछा, अर्ली सिम्टम्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। अर्ली सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा है यूरिनेशन के चेंजेस, यानी बार बार यूरिन जाना, यूरिन एक बार जाके क्लियरली वॉइड ना होना, यानी ऐसे लग रहा है कि बूंद बूंद करके गिर रहा है, रात में मल्टीपल टाइम्स यूरिन जाना, ये प्रोस्टेट के बढ़ने के अर्ली सिम्टम्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ प्रोस्टेट परसेंटेज कैंसर होगी और 70-80% उसमें नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट होगी, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं या नॉन कैंसरस प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं, वो होगा। मगर जैसे ही ये सिम्टम्स हमें आने लगे, हमें तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। अगर किसी को सिम्टम्स आने शुरू हो जाए और उनका ही कैंसर निकल भी आता है, डिटेक्ट भी होता है, तो इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमें डायग्नोसिस के लिए 2 मेजर टेस्ट हैं इसमें, जिसमें एक है PSA करके ब्लड टेस्ट, जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं। ये खून की सिंपल सी जांच है जो हर लैब में हो जाती है। और इसके साथ हमारा एक मैनुअल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड ऑफ द प्रोस्टेट चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कोई गठान या गांठ तो नहीं है। इन दोनों के बाद पेशेंट की एक बायोप्सी ली जाती है, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी है, जो एक एज सच एज अ पेनलेस और रिस्क फ्री प्रोसीजर है। हमारे देश में क्या है, हम लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं। एक भ्रांति है कि अगर बायोप्सी करी तो कैंसर फैल जाता है, जो एक बिल्कुल ही कैंसर निकलेगा ही। तो बायोप्सी एक हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए अनिवार्य चीज है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम इसका इलाज करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। श्योरिटी मिलती है और ट्रीटमेंट की मोडालिटी मिलती है मैडम। सो प्रोस्टेट कैंसर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होने के बाद भी अगर लो ग्रेड है तो उसमें केवल ऑब्जर्वेशन बहुत है। अगर उससे ज़्यादा है तो कई बार एक सर्जिकल प्रोसीजर जैसे रोबोटिक प्रोसीजर या प्रोस्टेट को निकाल देने से उसको पूरी तरह ठीक कर लिया जाता है। और अगर प्रोस्टेट कैंसर फैल भी गया है तो हार्मोन्स के इंजेक्शन या हार्मोन की गोली से भी वो मरीज़ 10-10, 20-20 साल चलता जाता है। सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के अगर सिम्टम्स हैं तो डरिए नहीं। अगर ये आ भी जाता है तो आपको ये, आप इससे ठीक हो जाएंगे, आप इससे लड़ के ठीक हो जाएंगे और इसका कोई ट्रीटमेंट इतना पेनफुल या स्ट्रेसफुल नहीं है। कंप्लीटली क्योरेबल है ये? बिल्कुल है मैम। अर्ली स्टेजेस में तो कंप्लीटली क्योरेबल है और लेटर ऑन स्टेज में भी कंट्रोलेबल है। और क्या एक कंप्लीट क्योर होने के बाद ये रिअकर हो सकता है? मैम कोई भी बीमारी वापस आ सकती है, मगर हाँ, ये बीमारी तब भी ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह जाने के बाद शायद हमें ज़िंदगी भर परेशान ना करे। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे जेनेटिक हिस्ट्री पूछनी पड़ती है घर में बाकी पुरुषों को जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, पिताजी हो गए, भाई हो गए या इमीडिएट रिलेटिव्स हो गए, उसमें तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं, क्योंकि उसमें एक जेनेटिक वेरिएशन है जिसे BRCA जीन बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। यूजुअली ये वाले जो हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं, मगर अब हमारे पास नई टारगेटेड गोलियां आ गई हैं, नई दवाइयां आ गई हैं, जिससे ये भी पूरी तरह कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए बायोप्सी पे उसकी एग्रेसिवनेस क्या है, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसे ग्लीसन स्कोर बोलते हैं, तो 6 है, 7 है, 8 है, 10 तक होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। 10 एग्रेसिव है, 6 बिल्कुल माइल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जहाँ पे आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल आएगा, जो आपको रिस्क स्ट्रैटिफाई करेगा, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क, उसके बाद आपसे ट्रीटमेंट डिस्कस करेगा। तो मतलब अगर किसी के परिवार में पहले किसी पुरुष को हो चुका है जी, तो वो अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, प्रिकॉशंस लेते रहें, या कोई ऐसा कोई टेस्ट है जो वो 2-3 साल में एक बार करा लें सो दैट दे कैन बी श्योर कि नहीं हुआ? एवरी मेल आफ्टर द एज ऑफ 50 शुड गेट अ PSA डन एटलीस्ट वंस इन 2 years। और उसी समय अगर कभी भी PSA की रीडिंग बढ़ी आती है तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए। वो एक उंगली से जांच होती है जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उससे उसको आगे वर्कअप करेगा। हर प्रोस्टेट का सैंपल, PSA का सैंपल बढ़ा आना कैंसर नहीं है, मगर ये एक तरह से एक वार्निंग बेल्स हैं कि इसके बाद हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर, एक्टिव सर्विलेंस कई बार लोग पूछते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार क्या होता है, कई बार हमें कोई बीमारी होगी, कैंसर जैसी बीमारी होगी, तो हमें लगता है हमारा इलाज होना चाहिए, हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, हमें कीमो शुरू हो जानी चाहिए, हमें कोई इंजेक्शन शुरू हो जाए। वह प्रोस्टेट, जैसे मैंने कहा कि गदूद का रोग एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को होगा, और उसमें से 40-50% ऐसे लोग हैं जिनको कोई इलाज की ज़रूरत भी नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। उनमें क्या करते हैं, जिनका एग्रेसिवनेस कम है, ग्लीसन स्कोर जिसे बोल रहा हूँ, PSA भी लोअर लिमिट में, ऐसे पेशेंट्स को ऑप्शन होता है कि उनका कोई इलाज नहीं होगा, उन्हें एक्टिवली हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, सर्विलेंस पे डाल देते हैं कि हर 3-3, 6-6 महीने में PSA और अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, जब कभी बीमारी बढ़ने की तरफ जाएगी तब उसका इलाज करें। सो मैं
सभी व्यूअर्स को यही समझाना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस. इट इज़ यूजुअली अ वेरी क्योरेबल, वेरी मैनेजेबल डिजीज़. सो डू नॉट गेट स्केयर्ड. अपने सिम्टम्स को हाइड ना करें. कई बार मेल्स में टेंडेंसी होती है कि जब एज के साथ यूरिनेशन के सिम्टम्स होते हैं तो हम आउट ऑफ सोशल स्टिग्मा, आउट ऑफ अ पब्लिक इनहिबिशन हम लोगों को नहीं डिस्क्लोज करते हैं. बट प्लीज़, आपका डॉक्टर आपका दोस्त है, उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. डॉक्टर, क्या फिलहाल इसका कोई ऐसा प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन है जो टाइम पे लगवा लें तो बाद में ना हो? मैम, अभी वैक्सीनेशन, ऐसा प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन केवल सर्वाइकल कैंसर में आया है, बाकी कैंसर्स में नहीं है. मगर पीएसए की सबसे बड़ी चीज़ है जो आज मीडिया के ज़रिए हम कर सकते हैं, अवेयरनेस आफ्टर 50 अ रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन विद अ पीएसए ब्लड टेस्ट. सो इफ़ वी फॉलो दिस, वील बी सेफ. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई होप कि हमारे सारे जितने भी सवाल थे प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े, प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़े और कैसे खुद को बचा सकते हैं, वो सब आंसर हो गए हो. एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.